हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्टर 2020 कल इसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 20 दिसंबर 2020 को। इसका सेट संख्या 1 से लेकर 10 तक मैं करा चुका था, जो फर्स्ट पार्ट में 15 क्वेश्चन आता है। आप लोग के द्वारा बार बार कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो बीच में क्यों रोक दिए। देखिए, काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आप देखिएगा दोनों चैनल पर वीडियो रुका हुआ है, और मैं आपको समझिए कि दवा लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि कल आपका एग्ज़ाम है तो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर कर दे दूँ, क्योंकि बीच बीच में खांसी आ जाता है, बीच बीच में समझिए तबीयत ख़राब हो जाता है, जिसके कारण मैं ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ। लेकिन आज 11 से लेकर 15 तक, जो कि टोटल 15 सेट था किरण प्रकाशन में, तो 15 का पहला भाग मैं करा दे रहा हूँ। और बाकी मास्टर वीडियो आपको जो चैनल है स्टडी मोड, वहाँ पर तो आपको उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वो आपको ज़्यादा उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 11 नंबर सेट है। बहुत से लड़के बोल रहे थे सर मार्केट में सेट ही नहीं मिल रहा है, तो मैं सेट करा दे रहा हूँ। आपको भी ये यूज कर लीजिएगा। और अगर बुक अब लेने की क्या ज़रूरत है अगर एक दिन एग्जाम बचा हुआ है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। तो संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिया हुआ है उसका उदाहरण नहीं है इसमें से। तो बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र में जाते हैं। ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 19 में इसका प्रावधान है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला चेन स्थापित करते हैं, यह भी आपको दिया हुआ है। ठीक, आपको जैसे कि जो भी अल्पसंख्यक उसके अंतर्गत अधिकार जो है कि उनका संस्कृति और आपको पढ़ाई से लेखा जोखा के अकॉर्डिंग वो अपना अधिकार रखते हैं कि अपना कॉलेज या स्कूल स्थापित कर सकते हैं। ठीक, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये नहीं अधिकार है, ये अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें दे रहा था कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये तीसरा नहीं हो जाएगा। सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारी को समान वेतन मिलना चाहिए, ये भी आपको आर्टिकल 15 में देखिएगा, तो साफ साफ इसका वर्णन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो एकदम सिर के ऊपर कहाँ होगी 21 जून को, ये आपको बताना है। तो ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा में इसकी आपको कर्क रेखा पर होती है। ठीक, क्योंकि उत्तरायण होता है सूरज का। और 21 जून को क्या आप देखिएगा कि उत्तर की तरफ में इसकी आप देखिएगा ये जो भूमध्य रेखा इसके उत्तर वाले भाग में आपको 23.5 डिग्री में आप देखिएगा कि भारत में भी इस समय काफ़ी गर्मी पड़ता है, और इसी के ऊपर क्या होता है, ये सूरज क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा 2 दूरस्थ स्थिति समान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ी है? तो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा यही तो है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से मिस के अरुणाचल, देखिए राज्य में अगर पूछे तो सबसे पूर्व में आपको अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में क्या हो जाता है आपको गुजरात हो जाता है। ठीक, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, उसके बाद सबसे बाद में गुजरात में निकलता है। और ऐसे पूछे कि सबसे पहले कहाँ सूरज डूबता है तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहाँ डूबता है तो वो भी गुजरात होगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन दे रहा है क्या कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा दे रहा है। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा में असम का सिलचर देखिएगा, सिलचर यहाँ से, और यहाँ गुजरात का पोरबंदर, ये पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ये बिहार पुलिस के प्रीवियस का क्वेश्चन है, वहीं आपको उठाकर डाल दिया गया है। ट्रिक आंसर आपको 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कैमूर का पठार है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी देश की संस्था है, ये आपको बताना है। तो ये किसको दिया गया है? तो संसद को ज़्यादा शक्ति दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो वर्तमान नियम है, अलग अलग हर चीज़ का नियम है, उसमें ज़्यादातर शक्ति आप देखिएगा संसद को ही दिया हुआ है। ये पूर्णतः देखिएगा क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं तैयार किया जाता है, इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड जो है ये छूटा हुआ है। और ऐसे आप अक्सर क्वेश्चन देखिएगा कि अलग अलग जो सेट लाते हैं उनको 2-3 बार वो देख लेना चाहिए, तभी सेट आपको लाना चाहिए मार्केट में। ये किरण पब्लिकेशन है जो कि अच्छा पब्लिकेशन होते हुए भी आप देख सकते हैं कि बहुत समय आपको इनका गलती गिना सकता हूँ। तो ये हो जाएगा संसद। संसद में 3 भाग होते हैं, ये आपको फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। संसद में कौन कौन भाग होता है? तो एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक आपको राज्यसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? रोजगार के अवसरों की कमी के सबसे सही व्याख्या जो है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, मजदूरों को अपने लिए किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, ये सही नहीं है। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उतना काम नहीं है, यही तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण ना, कि बहुत ज़्यादा श्रमिक है, काम करने वाले अधिक है लेकिन कुछ काम ही नहीं है, तो बेरोजगारी तो इसी से होता है ना। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, ये पूछ रहा था कि सबसे सही व्याख्या क्या है रोजगार के अवसरों के कमी के लिए, इसकी बेरोजगारी के लिए। माफ़ कीजिएगा, देखिए खांसी के चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ लंबा, और ये सब लंबा वीडियो है, इससे चलते मैं कोशिश कर रहा हूँ दवा लेकर आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ, लेकिन फिर भी बीच में खांसी आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा कर सकती है?
तो कौन सी घोषणा कर सकती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी होता है ना, अभी जो किसान लोग जो बार बार धरना दे रहे हैं कि सरकार इसको खत्म कर देगा, सरकार बोल रहा है हम इसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे, तो ये अब देख सकते हैं एमएसपी जो होता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होता है एमएसपी होता है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पटना में जो 1913 में अनुशूलन समिति बनाई गई थी, इसकी एक शाखा खोली गई थी पटना में अनुशूलन समिति की, ये किसके द्वारा? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये याद रखिएगा। 8 के आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं ये विनोबा भावे माने जाते हैं, विनोबा भावे। 9 के आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? जो नमक सत्याग्रह है उसे ही दांडी मार्च भी बोला जाता है। और ये कब शुरुआत हुआ था? ये जो हुआ था ये 12 मार्च, आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1930। ठीक, ये 10 के आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ ये जाकर दांडी में और नमक उठाकर, जो मतलब दांडी के लिए निकले थे, शुरू में 78 ही थे, और वहाँ पर जाते जाते बहुत हजार लोग जुट गए और फिर जाकर वहाँ से नमक उठाकर और मुट्ठी में लेकर नमक कानून तोड़े थे। ठीक, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ? तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग आपको जनसंहार घटित हुआ था, ये कब घटित हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाया था, काफ़ी लोग मारे गए थे। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया? मुंगेर में किसान माफ कीजिएगा, जो मुंगेर है, मुंगेर किसान सभा का आयोजन किसने किया था 1922-23 में? ये आपको बताना है। तो ये किया था आपको मोहम्मद जुबैर ने किया था, ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, ये सब बीपीएससी के क्वेश्चन है। 1922-23 में किसान के शिकायतों से संबंधित के लिए मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया था, यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। और इसके बाद ही देखिएगा कि आपको बिहार से सबसे बड़ा किसान संगठन का आपको जाता है, वो कौन जानता है? तो जरा आपको सहजानंद सरस्वती ने बाद में आपको अलग ही एक आपको संगठन किया, जो कि अब पूरे भारत स्तर पर जाना गया। ठीक, किसान सभा, तो बाद में सहजानंद सरस्वती का जो ये संगठन जाना जाता है किसान के क्षेत्र में। 13 देखिए कि भूकंप के निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे विनाशकारी होती है या विनाशी होती है? ये क्वेश्चन देखिए, विनाशक होती है या विनाशकारी होती है? जो सबसे ज़्यादा विनाश करती है कौन सी तरंग है? तो 3 एल होता है, एल पी होता है, एल होता है, पी होता है, एल होता है और एस होता है। ये 3 ही आपको तरंग होता है। और इसमें से जो आपको सतही तरंग होता है, सतही तरंग में कौन होता है? एल से आप सतही तरंग, ऐसे आप ट्रिकली याद कर लीजिए कि लैंड में क्या होता है? सतह होता है। तो एल वाला जो होता है ये सतह पर आता है, सतह को पूरा इसे विचलन कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये विनाशकारी होता है। ठीक, तो ये एल तरंगे या सतही तरंगे, ये याद रखिएगा। प्राइमरी तरंगों को आपको क्या कहा जाता है? पी तरंगे बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। 13 के आंसर का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 14 देखिए कि जन्म दर से क्या अभिप्राय है? जो जन्म दर होता है आखिर क्या अभिप्राय है जन्म दर से? तो जन्म दर जो दर होता है इससे क्या मतलब है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, वहीं आपको जन्म दर कहलाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से उद्धृत है? तो सत्यमेव जयते जहाँ लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से, ये याद रखिएगा। 15 के आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये आपका 12 है, सेट नंबर 12 है और आज मैं खत्म कर दूंगा 15 तक। ठीक, और सेट नंबर ये 12 है, 1 से लेकर 15 तक 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन जो थे, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो अमर्त्य सेन थे इनको आपको नोबेल पुरस्कार बाद में दिया गया था आपको 1998 में। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसमें से बोल रहा है कि इनके क्या क्या विचार थे। ये जो है ये देखिए, ये सब जब भी क्वेश्चन ये किरण प्रकाशन डालता है ना तो वो क्वेश्चन थोड़ा हटकर डालता है और अच्छा भी होता है। जैसे कि ये सब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देता है, यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर का, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी कोई क्वेश्चन डाल देता है। ठीक, यहाँ पर इससे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये नहीं, ये तो इनका था ही नहीं, वस्तु उन्मुख नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो इनका था नहीं, तो पहला तो ऐसे ही अपनी निष्कासित कर दिए। इन्हें जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक, जन भागीदारी, जन उन्मुख होना चाहिए। ठीक, सबसे अधिक निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक सहायता होनी चाहिए। ठीक, अलग अलग को योजना बनाकर। और तीसरा में, ये चौथा में था विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव भी, यानी कि विश्व में एकीकरण तो कर दिए, गरीब को धनिक से सबको एक समान तो हम कर रहे ट्रीटमेंट, लेकिन गरीब को जब से आप उतना अच्छा नहीं योजना के तहत उसको दे पाइएगा तो कैसे धनिक से जाकर आपको मुकाबला कर सकता है। ठीक, तो ये आपको तीनों हो जाएगा, ये आपको तीनों इस बारे में ये सही बताए थे। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 देख लीजिए कहाँ पर है, बी में। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2, 3, 4 हो तो इसका भी हो जाएगा। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी
का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है और यूपीएससी का भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो ये जो है 11 सूत्रीय जो चेतावनी दिया गया था, ये कौन से चेतावनी दिया गया था, क्या क्या चेतावनी दिया गया था, सबसे पहले ये आपको जानना होगा। तो 11 सूत्रीय चेतावनी में जो दिया, चेतावनी ना एक तरफ से बोला गया था कि ये हमारे बात मान लीजिए, और नहीं माना गया था, लॉर्ड इरविन द्वारा ये बात नहीं माना गया था। उसमें ये जो प्रमुख प्रमुख मुद्दा थे वो नहीं माने जाते, नहीं तो आज बहुत पहले ही देश आज़ाद हो जाता अगर यही मान लेते तो अंग्रेज लोग। यहाँ पर जो प्रमुख चेतावनी में यहाँ पर क्या क्या था, पहले मैं आपको चेतावनी बता देता हूँ। सबसे पहला था कि जो शराब उराब है ना, इसके विरुद्ध थे गांधी जी जो थे, शराब जो सेवन होता है इसके विरुद्ध थे, मदिरा सेवन जिसे बोला जाता है, या गाय या जो भी दुधारू बछड़ू बच्चा उच्छा होते जो दुधारू पशु है उसको मारने के विरुद्ध थे, ये सबके विरुद्ध थे। ठीक, पहला नंबर इनका ये था कि पूर्ण रूप से मदिरा बंद हो, पूर्ण रूप से मदिरा बंद हो। ठीक, दूसरा विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस में रखा जाए, जो विनिमय दर घटाया जाता है वो आपको, और नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, सेना के खर्च को 50% कम कर दिया जाए, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी के वेतन को आधा कर दिया जाए, विदेशी कपड़ों को आयात पर निषेध कर दिया जाए, भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज के लिए सुरक्षित रहे। ठीक, ये याद रखिए, समुद्र तट जो भारतीय, सभी राजनीतिक बंदी को छोड़ दिया जाए, ये सबसे खतरनाक था, सभी राजनीतिक बंदी को छोड़ दिया जाए। ये इस पर अंग्रेज ने आपको बोला कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। और आत्मरक्षा के लिए जो हथियार के लिए बोला गया था, तो हथियार लाइसेंस, ये सब तो बात मान जाते, लेकिन ये जो था ना सभी बंदी को छोड़ दिया जाए, ये आपको अंग्रेज बोले ये तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक, और यही माने। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दे रहा है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, इसमें कौन से उनका चेतावनी था, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, इसमें से कौन हो जाएगा, तो भू राजस्व में जो आपको 50% की कमी करना टैक्स में, और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, इनका जो आपको सूत्रीय था, कितने सूत्रीय थे, 11 सूत्रीय जो था। और ये किसको सौंपे थे, 11 सूत्रीय बोले थे ये किसको, तो लॉर्ड इरविन को। ठीक, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है किसको उस समय, तो वायसराय लॉर्ड इरविन थे। तो ये याद रखिएगा, तो 2 और 3 इसमें से सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में किसने बंगाल विभाजन, जो बंगाल का विभाजन सबसे पहले याद रखिए 1905 में हुआ था, इसके विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल के विभाजन के बाद कौन से आपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये हुआ था आपको स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन में जो शुरुआत हुआ था उसके प्रमुख नेता के रूप पर कौन जाने जाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जाने जाते हैं, ये याद रखिएगा। 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, सचिव पूछ रहा है यहाँ पर देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव 1934 में बनी थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसके जो सचिव बनाए गए थे ना, ये महासचिव या सचिव पूछ सकता है, ये जयप्रकाश नारायण जी बनाए थे। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव। यूपीएससी सीएपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा था आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कि इसमें से ये सोशलिस्ट कौन से नेता हैं, तो आचार्य नरेंद्र देव उसमें ऑप्शन में था, तो लगाए थे बहुत लोग। आज से 2 साल पीछे जाइएगा तो ये सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछा था। ठीक, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कौन हो जाएंगे यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने ही दिया था। 4 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यों के राज्यपाल को, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति दो लोग अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश जो राज्यपाल जारी करते हैं ये किसके अंतर्गत जारी करते हैं, तो बस अंक का इधर उधर हेर फेर हो गया है, ये आर्टिकल 213 के अंतर्गत जारी करते हैं, और जो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं। तो बस इतना याद रखिए कि अगर 1 2 3 अगर देता है तो राष्ट्रपति, कैसे इसे याद किया जाए, तो 1 में राष्ट्रपति, दूसरा में लोकसभा, तीसरा में राज्यसभा, इसे ट्रिकली याद कर सकते हैं, तो इनको मान सकते हैं। ठीक, और वैसे राज्यपाल को कैसे याद किया जाए, तो 2 1 3 2 1 3 कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले सभी राज्यों में जो विधान सभा होते हैं वो विधानसभा यहाँ पर ट्रिकली याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे राज्यों में विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं, तो अपने बिहार के लेकर ट्रिकली याद आप कर सकते हैं कि बिहार में क्या है, दोनों है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और एक तो राज्यपाल है ही। और 3 में क्या है, 3 यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं, अभी मैं आपको ट्रिकली बता रहा हूँ, बस अभी के लिए ये आपको स्टेट टाइम अभी जो आज है 19 दिसंबर के लिए याद कर लीजिए, पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपको अध्यादेश पर। तो बिहार में अभी कौन कौन है, तो 1 मुख्यमंत्री है और 2 उप मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है ना बिहार में, अभी 7वें बार नीतीश कुमार बने और 2 इस बार उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक रेणु देवी भी बनी है आपको उप मुख्यमंत्री महिला में। ठीक, तो ऐसे कर आप याद कर लीजिए, बस स्ट्रिक्टली जहां से दिमाग लगाना है लगाइए, आपके ऊपर है। तो ये आर्टिकल 213 के तहत आपको अध्यादेश जारी करता है आपको राज्यपाल, और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुलीय राजवंश की स्थापना किसने की, जो तुलीय राजवंश है इसकी स्थापना किसने किया था, तो ये किया था नरसा नायक ने। नरसा नायक ने तुलीय राजवंश की स्थापना किया थी, ये याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था, ये मास्टर आपको वीडियो में मैं बार बार बताते रहता हूँ, हर जो हिस्ट्री का वीडियो इससे पहले मैंने कराया है। तो यहाँ पर कौन थे, तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत के जो पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र है वहीं पर आक्रमण किए थे, सिंध वाला क्षेत्र में। तो ये मोहम्मद बिन कासिम थे आक्रमण करने वाले। ठीक, ये याद रखिएगा, 7 के आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ, ये बीपीएससी का सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर इनके द्वारा डाल दिया गया है, लेकिन ये आपको थोड़ा ऑप्शन में चेंजिंग नहीं किया गया है। आप देखिएगा इसमें आंसर जो है ई दे रहा है, ई आंसर, ई तो ऑप्शन बीपीएससी में ही होता है, ऐसे भी आप जान सकते हैं। अब 5वां आंसर दे रहा है तो 5वां मिस ई हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि इसमें तो आंसर 2-2 होगा। आपको संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे वो भी आपको राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम भी थे। तो यहाँ से आप क्या मिला सकते हैं कि 2-2 जब थे तो यहाँ पर 1 से अधिक होता है, जो कि ई ऑप्शन में होता है। तो ई वाला ऑप्शन उठाकर डाल दिया गया है, यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएंगे। इसके राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम जी थे, ये भी याद रखिएगा। तो 8 के आंसर यहाँ पर देगा राजेंद्र प्रसाद। आपको अक्सर आप देखिएगा किरण पब्लिकेशन के बुक में, लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी का है और वैसे ही उठाकर डाल दिया है, और उसमें आंसर जो था ई था। बीपीएससी जो माना था कि जगजीवन राम और डॉक्टर एन सिन्हा भी थे, ये भी याद रखिएगा, और राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे बिहार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा है ये आपको बीचों बीच गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच। अब बीचों बीच गुजरती है तो जिन जिन देशों में बीच में स्थिति पड़ता होगा उन देशों से गुजरती है। तो लगभग 13 ऐसे देश हैं जहां से ये गुजरती है। तो 13 देश का मैं जल्दी से नाम बता देता हूँ। सबसे पहले साउंड टोम है, एक प्रिंसिप है, एक गैबन जो बोला जाता है गैबन, कांगो है, ठीक, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है, कांगो अलग है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अलग है, ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील, ऐसे होकर ये गुजरती है। तो इसमें से आप पूछ रहा है कौन कौन से होकर गुजरती है, तो बताइए इसमें से जो होकर गुजरेगी कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 9 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपको देखिए, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं तैयार किया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपको मैं जिस बुक से करा रहा हूँ उसका नाम है किरण पब्लिकेशन, वनपाल के लिए आया था। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर मार्केट में बुक नहीं मिल रहा है, आप करा दीजिए प्लीज़ लेकर। तो मैंने इससे मंगाया, और मेरे पास कोई भी बुक आ जाता है तो मैंने इसे मंगाया और मंगाकर सोचा मैं आपको करा दूँ। इसका जो क्वेश्चन है ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ तक कि ये आपको यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का भी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखिए निम्न में से विचार कीजिए, क्या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निश्चित तत्व। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्वेश्चन कहाँ गया। तो देखिए क्वेश्चन ये था ना कि इसमें से किसे 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए सरकार को ये मैंडेटरी कहा गया है कि उनको आपको पढ़ाई के लिए या आपको उनको देख रेख के लिए ये व्यवस्था किया जाए। तो डीपीएसपी में ये कहा गया है सरकार को मैंडेटरी, डीपीएसपी में ही मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब एक तरफ से कहा गया है। लेकिन अगर इसका क्वेश्चन पूर्णतः मिलता तब मैं आपको बता पाता, क्योंकि आपको 0 से लेकर 14 वर्ष के बीच आपको मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जो कि आपको उसी समय जोड़ा गया था, और उसमें भी बताया गया था कि आपको जब ये 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था कि गार्जियन का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को 0 से 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं उनको भेजे जाए स्कूल में पढ़ने के लिए। और ये भी था कि आर्टिकल 21 के ए जो कि आपको राइट टू एजुकेशन है, यहाँ भी आपको कम से कम प्राइमरी एजुकेशन देता है राइट टू एजुकेशन के तहत, ठीक। तो ये सब जो भी है ये आपको तीनों में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं, तो मैं आपको क्या यहाँ पर बताऊँ, ठीक। तो इसको स्किप करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केजाइल कुंभ रेगिस्तान स्थित है। केजाइल कुंभ रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। केजाइल कुंभ जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है उज्बेकिस्तान में, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पटना लॉन गांधी मैदान, देखिए पटना जो गांधी मैदान है ना, इसका क्या पहले नाम था, पटना लॉन नाम था। जो भी गांधी मैदान होता है पटना, इसको आपको नामकरण कब किया गया, गांधी मैदान इसका कब नाम दिया गया, तो जब देश आज़ाद हो गया था तो उसी के अवसर पर अब अंग्रेज यहाँ से जाने वाले थे, तो पटना लॉन की जगह इसका नाम धर दिया गया। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर गांधी मैदान नाम धर दिया गया, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 12 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन भारत में थोक मूल्य सूचांक के प्रमुख घटक है। इसमें से बताना है कि कौन से थोक मूल्य सूचांक के प्रमुख घटक है, ये कौन कौन है, ठीक। तो ये देखिए ये है आपके सामने ऑप्शन, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक। तो प्राथमिक वस्तुएं, सही बात है, ठीक। दूसरे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्राथमिक वस्तुओं के साथ साथ क्या यहाँ पर होना चाहिए, तो थोक मूल्य सूचांक जो होता है ये कुछ वस्तुओं के सामूहिक वस्तु के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक जो वस्तु होते हैं उसके औसत मूल्य को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। और यहाँ पर इसमें जो आपको अलग अलग आधार होती है, जैसे कि महंगाई दर की भी गणना की जाती है। थोक मूल्य सूचांक के लिए एक आधार वर्ष होता है, उसी आधार वर्ष पर निकाला जाता है थोक मूल्य सूचांक। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं
ठीक, ये जो हुआ प्राथमिक वस्तुएं इसमें आ जाएगा, ईंधन और बिजली ये जो हो जाएगा, और विनिर्मित उत्पाद, ठीक, ये सभी जो आ जाते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, तो यहीं आ जाएंगे, ये आपको तीनों आ जाएंगे, सेवाएं नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। 13 का हो जाएगा यहाँ पर, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और राज्यसभा के सभी सदस्य, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं समझिए कि ये कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस या बीपीएससी या एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यहीं से क्वेश्चन लाया जाता है और सेट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड किया जाता है, रिपीट सीएसबीसी वहीं से क्वेश्चन उठाता है। और मैं भी जब भी आपको सेट में क्वेश्चन कराता हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपको देख लेता हूँ कहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, वहीं से क्वेश्चन कराता हूँ, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। तो अभी 14 के इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें से पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकरणीय मत माध्यम से गुप्त मत किए गए मतदान से चुना जाता है। तो एकल संकरणीय जो मत पद्धति गुप्त मत द्वारा जो चुने जाते हैं, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 हो जाएगा, मिसकी पहला और दूसरा हो जाएगा, तो इसमें से ये आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस समय ये क्वेश्चन दरोगा में भी आया था कि राज्यपाल के संदर्भ में या विधान परिषद के संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में, तो सभी मैं आपको वीडियो करा चुका था बहुत पहले ही। राज्यपाल हुआ, विधानसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, संविधान हुआ, और फिर से मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1/6 होगा, ये 1/6 होगा, बस यहीं पर आपको पकड़ लेना है। ठीक, कि राज्य विधान जो होता है, परिषद होता है, उसमें जो मनोनीत करते हैं 1/6 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, जो कि विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा से अंतर्गत आते हैं, जो कि आर्टिकल 333 में इसका वर्णन है कि वो एक आपको क्या कर सकता है कि राज्यपाल को ये सावधान हो जाता है कि एंग्लो इंडियन नहीं है तो एक एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन नहीं, 2 एंग्लो इंडियन तो लोकसभा में होता है, 1 एंग्लो इंडियन विधान परिषद में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको विधानसभा में, विधान परिषद में नहीं होता है, एंग्लो इंडियन विधानसभा में होता है। जैसे लोकसभा होता है वैसे ही राज्य में विधानसभा होता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से 1/6 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पर 2 नहीं 1 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। तो उपरोक्त में से दोनों गलत है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बोल रहा था कौन सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको सेट नंबर 13 आ गया, 12 तक खत्म हो गया, सेट नंबर 13 हो गया। धीरे धीरे हम खत्म आपको करा रहे हैं। अभी देखिए मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि खांसी ना आ जाए, खांसी बोलने के समय ही खांसी आता है और फिर दिक्कत हो जाएगा। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा था? परिवार आपको सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि कोई भी बच्चे शुरू में परिवार से ही सीखते हैं, परिवार में जैसा आपको हाव भाव होता है। ठीक, तो ये अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल। पहले का आंसर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पहले का आंसर जो पहला ही हो जाएगा, ए नहीं, यहाँ पर पहला ही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको जरूर क्वेश्चन को कर लेना है, और क्वेश्चन को करते समय ये भी ध्यान में देखना है कि निगेटिव नहीं करना है, क्योंकि 1/3 निगेटिव है, तो इसे नहीं करना है। यहाँ से देखते हैं, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो देखिए पश्चिमी घाट जो है ये आपको देखिएगा, ये इधर पड़ता है। ठीक, जिसे सहाद्री भी बोला जाता है। ठीक, और सहाद्री के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो है ना, ये आपको ढलान है, ऐसे इधर की तरफ ढलान है, तो पठारों का ढलान है ये। ठीक, ये याद रखिएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पाया जाता है, इसकी विविधता यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ओबीसी सी बात है, विविधता होगा, अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? राजनीतिक गुरु किसे माना था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी को इन्होंने ही सुझाव दिया था, जब 1915 में महात्मा गांधी यहाँ पर आ गए थे, तो पहले 2 साल जाइए और पूरा भारत को भ्रमण कीजिए और भारत की स्थिति देखिए, तब उसमें आपको आकर आंदोलन कोई करना है। तो उसके बाद चंपारण किए थे, जो कि सफल हुआ था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे, ये थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बाय द वे अगर हमसे कोई पूछे तो आप किसको राजनीतिक गुरु बनाना चाहते, अगर उस समय रहते, तो हम बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, मतलब हम बनाना चाहते। इन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि ये स्वाधीनता मेरा जमशेद अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ही बोले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पटना में वहाबी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो पटना में वहाबी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण नेता था ये कौन था? तो सैयद अहमद थे। सैयद अहमद थे वहाबी आंदोलन को। सैयद अहमद को सर सैयद अहमद खान से मत कंफ्यूज कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान वो थे जो कि एंग्लो इंडियन, जो ओरिएंटल एंग्लो इंडियन जो अलीगढ़ में है मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, और अलीगढ़ आंदोलन से वो जुड़े हुए थे। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सैयद अहमद, ये याद रखिएगा, जो कि वहाबी आंदोलन पटना का प्रमुख केंद्र था वहाबी आंदोलन का। ठीक, तो ये बिहार से थे।
4 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो ये मैं ज्योग्राफी का जब मास्टर वीडियो कराया था उसमें बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि पाई जाती है। और पाक जल संधि आखिर इसका नाम क्यों पड़ा? तो उस समय रॉबर्ट पाक जो थे एक अंग्रेज अधिकारी थे और उन्हीं के नाम पर इसका पाक जल संधि पड़ा। ठीक, बहुत लोग सोच लेते हैं पाकिस्तान के नाम पर पड़ा, जी नहीं, रॉबर्ट पाक एक अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा था, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 देखिए कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा किए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो अपने स्वयं द्वारा अगर प्रयोग कर रहे हैं कोई प्रयोग के लिए मालिक द्वारा वस्तुओं को मूल्य के किस खाते में अपने क्रेडिट किया जाता है? तो इसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? तो यह खरीद खाता। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? अब ये 243 किसकी व्याख्या करता है? इसका आंसर देखिएगा तो गलत दिया हुआ है। ठीक, इसका आंसर भूमि सुधार दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं जो 243 आर्टिकल है ये आपको किससे है? तो ये ग्राम सभा से संबंधित करता है, ग्राम सभा से संबंधित करता है, जो कि आपको अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत आना चाहिए। तो ये जरूर आप मिलान कर लीजिएगा। आर्टिकल 243 सर्च कर सकते हैं आप, ठीक, खुद ही सर्च कर मिलान कर सकते हैं। ठीक, इसे देख लीजिएगा। 4 का आंसर 2 हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे फहराया। किसने ये राष्ट्रीय झंडे फहराया था 1942 में? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सबसे पहले आंदोलन करने का आपको ठान लिया गया 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त तो आंदोलन शुरुआत हो गया। और 9 अगस्त कौन 1942 में शुरुआत हुआ था कौन से आंदोलन? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा। और 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया था वहाँ के विद्यार्थियों ने। ठीक, ये याद रखिएगा। 8 के आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा अगर रुपया का नाम देना तो रुपया में सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिनका मुकबरा सासाराम में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो आपको शेरशाह सूरी जो है ये भारत में पहला रुपया मुद्रित किया गया था। और शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन का जो चलाया था उसका जो चांदी का नाम था उसे ही रुपया कहा जाता था। 178 ग्रेन के जो चांदी का था उसे रुपया, और 380 ग्रेन का जो तांबे का था उसे हम लोग दाम बोलते हैं, दाम, ये भी याद रखिएगा। ये आपको शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, ये याद रखिएगा। शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। हुमायूं किसका बेटा था? तो ये आपको बाबर क्या किया था? तो यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया था। और हुमायूं का कौन बेटा था? तो ये अकबर था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत ने भारत रत्न और पद्मश्री आरंभ किया? ये क्वेश्चन है, मैंने आपको संविधान से रिलेटेड जब क्वेश्चन कराया था मास्टर वीडियो उसमें भी बताया था कि पद्मश्री या भारत रत्न जो भी दिया जाता है ये आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 इसकी 18 आर्टिकल, इसकी 4 हो जाएगा आंसर, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का इसमें से कौन से उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत, यह राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया। जो गंडक परियोजना है ये 1947 में ये किसके द्वारा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक, प्रारंभ किया गया। 12 का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से गुजरती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, इसे लगा लीजिए। ठीक, जो कर्क रेखा गुजरती है पूर्णतः 8 राज्यों से होकर भारत को गुजरती है। यह मान लीजिए पृथ्वी है तो ये हो गया भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच, देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से, ये मान लीजिए रफली पृथ्वी है, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री जिसे कर्क बोला जाता है, और ये दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री जिसे मकर बोला जाता है। और भारत की स्थिति जो है ये ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। ठीक, तो ये जो 8 राज्यों से भारत के गुजरता है कर्क रेखा, ये सबसे पहले 8 राज्यों का नाम आपको याद रहना चाहिए, एकदम जुबान पर याद रहना चाहिए कौन कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले गुजरात से इंटर करते हुए, यहाँ से गुजरात के बाद कौन सा राज्य में इंटर, तो फिर उसके बाद राजस्थान में, नीचे वाला भाग गुजरात के बाद राजस्थान में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी जिसे बोला जाता है यहाँ पर, फिर आगे छत्तीसगढ़, फिर आगे झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल नीचे वाला भाग, ठीक, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे कर कर यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक, तो इसमें कौन कौन, तो गुजरात में तो है ही भैया, झारखंड में भी है, मिजोरम में भी है, तो ये असम में नहीं है। ठीक, असम में नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये तीनों से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 कहाँ दिया हुआ है, तो 1 2 4 3 इस आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 के प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद पतंजलि किसके समकालीन थे? जो पतंजलि थे ये किसके समकालीन थे ये आपको बताना है। तो ये शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के आपको समकालीन थे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जो कि पतंजलि थे, ये याद रखिएगा, महान व्याकरणविद थे पतंजलि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान में किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? किसके विरुद्ध महाभियोग?
अभी जो क्वेश्चन आया था बिहार फॉरेस्ट का, आप दिए होंगे फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसमें आपको दिया था कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत ये क्वेश्चन दिया था। इसमें दिया है कि किस पर महाभियोग नहीं चलाने का प्रावधान है संविधान में, तो ये राज्यपाल पर। मैं क्वेश्चन मास्टर वीडियो में कराया था ये क्वेश्चन कि किस पर नहीं हटाने के बारे में नहीं दिया हुआ है। इनकी नियुक्ति जो राज्यपाल की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, हटाए भी लगभग वैसे ही, लेकिन महाभियोग चलाने का प्रावधान राज्यपाल पर नहीं है। ठीक, ये याद रखिएगा। 15 का आंसर 2 होगा। अब यहाँ से 14 सेट नंबर स्टार्ट होता है, 14 है। ठीक, 14 सेट नंबर का आपको सामान्य ज्ञान, जो कि 15 क्वेश्चन आता है ना सामान्य ज्ञान में, जिसमें 3 क्वेश्चन संविधान से होगा, 3 क्वेश्चन भूगोल से होगा और 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स होंगे, 3 क्वेश्चन संविधान शासन और 3 इतिहास से क्वेश्चन होंगे, और ऐसे कर कर जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था और से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी में 1-2 क्वेश्चन बिहार से रहेगा। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, कोशिश करना है 15 में से 13 आराम से धूमधाम से लगा कर आए। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है। तो सिंधु सभ्यता में, ये भी मैंने आपको कराया हूँ पहले, ये शुत्का डोर से मिले हैं, शुत्का गेंडोर या शुत्का डोर बोला जाता है इसे। तो ये याद रखिएगा। पहले के आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये अगर कन्फ्यूज़न होता है तो इसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्यों कन्फ्यूज़न होता है। सिंधु घाटी सभ्यता से देखिए एक क्वेश्चन आता है, और जब भी आता है ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर देता है। क्यों? तो कन्फ्यूज़ अभी ही हो गए होंगे। यहाँ पर क्या दिया है, नडोर दिया है, यहाँ पर सुरकुटदा दिया है, तो मैंने क्या बोला, सुरकुटदा। तो सुरकुटदा यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा? सुरकुटदा होगा। ठीक, यहाँ से घोड़े का अवशेष मिले हैं, नहीं कि सुत कागनडोर। सुत कागनडोर तो ऐसा तो सुने भी नहीं होंगे आप। ठीक, तो ये सुरकुटदा से मिले हैं, ये याद रखिएगा। और लोथल क्या है, लोथल आपको सिंधु घाटी का बंदरगाह था, लोथल, जो कि गुजरात के भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर 4 होगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं, जल्दीबाजी में लोग यही लगाकर चल देंगे, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं, इसलिए मैंने इससे पहले आपको इंगित किया कि इसे मैं बता पाऊँ। ठीक, तो यहाँ पर सुरकुटदा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस के नाम से जाना जाता है, तो द लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस के नाम से कौन से, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जाना जाता है। ठीक, ग्रेट बैरियर रिफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पड़ता है, जो कि प्राल भित्ति से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी। तो त्रिस्तरीय जो पंचायती प्रणाली है ये किए थे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, और 2 स्तरीय में अशोक मेहता समिति किए थे। ठीक, ये याद रखिएगा। 3 का आंसर हो जाएगा 4। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 74वें द्वारा नगर पालिका को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिहार के स्थापना के रूप में जो अलग राज्य बना था, इसमें सबसे पहला सच्चिदानंद सिन्हा का आता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा नंबर पर राजेंद्र प्रसाद आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। लोकसभा का है, बात सही है। संघ लोक सेवा, माफ करिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में यूपीएससी जिसे है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है, वित्त आयोग भी है। अभी 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, एनकेसी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। योजना आयोग जो है ना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, क्वेश्चन पूछा था, ईएसआई में क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन संविधानोत्तर संस्था है। ठीक, ये योजना आयोग दिया था ऑप्शन में, ईएसआई में क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन जो पूछता है, इजी क्वेश्चन है, बहुत लोग गलत कर आते हैं। फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम में बहुत ऐसे ही किए हैं। 4 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा। 5 के आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और योजना आयोग या आपको इसके स्थान पर अभी नीति आयोग हो गया 2015 से, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड है, समान सिविल कोड है, जहां पर समान आचार संहिता जो लागू है। ठीक, तो ये जो है ये आपको एक ही राज्य है, वो गोवा है। गोवा जो है ये आपको याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। गोवा में आर्टिकल 44 के तहत ये लागू किया जाता है, डीपीएसपी में है आपको क्या, तो समान नागरिक संहिता। ठीक, ये याद रखिएगा, इसकी समान सिविल कोड। 6 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे। 7 के आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, कृषि ही तो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम। तो बिहार के पूर्व से मतलब इधर से और इधर की ही तरफ कौन सी नदी का क्रम है, ये आपको बताना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो नदियों का क्रम है ये बताना है। तो ये हो जाएगा बूढ़ी गंडक, सबसे पहले बूढ़ी गंडक, फिर उसके बाद कौन से आता है, बागमती आता है, और फिर उसके बाद कमला, और उसके बाद कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अपना बार बार रास्ता बदलती है। ठीक, और बाढ़ काफ़ी आता है। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आयात निर्यात जिसे एक्सिम बैंक भी बोला जाता है, ये कब स्थापित किया गया था। तो ये 1982 में स्थापित किया गया था। और इसी समय कौन से एक और, तो आपको याद रखिएगा नाबार्ड, नाबार्ड के भी स्थापना बार बार पूछता है, ये भी आपको 1982 ही समय लगाइएगा। ठीक,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौ और रक्त की नीति कहलाता क्या है? सबसे पहले ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए लौ और रक्त की नीति, मान लीजिए कि हम यहाँ पर बलबन ने ये स्टार्ट किया था, तो बलबन राजा है, ठीक, बलबन राजा है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और मान लीजिए हम मान लीजिए कि मेरा नाम अमित है, तो ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक। और मैंने बलबन के खिलाफ क्या किया कि बलबन के खिलाफ मैंने बोला कि ये अच्छा राजा नहीं है और इसके खिलाफ जो है कुछ षड्यंत्र रचा, ठीक। तो क्या होगा ना कि अगर मैं कुछ गलती किया ना, तो मेरे जो घर वाले हैं, मान लीजिए कि कोई बी है, कोई सी है और कोई डी है, तो ये लौह और रक्त की नीति के अंतर्गत आता है कि हमको तो मारेगा ही मारेगा, ये हमारे पूरे परिवार वालों को भी मार देगा। यही लौह और रक्त की नीति कहलाता है, ठीक। और बलबन ने ही आपको जो 40 लोग था, तुर्कानी जो 40 दल था, ठीक, चालीसा जिसे बोला जाता था, इल्तुतमिश ने उसे बनाया था, उसे भंग कर दिया था, ठीक, ये याद रखिएगा। और इन्हें नहीं साजदा और पाबोस, साजदा पाबोस क्या कहलाता है, तो आपको जो राजा होते हैं उनको देखिएगा मूवी में, एक तो सामने दंडवत प्रणाम किया जाता है, ठीक, एक होता है हाथ को चूमना, तो यही साजदा और पाबोस होता है, ठीक। एक आपको इन्होंने आपको बोला था कि पृथ्वी पर हम जो है सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ये आपको कहा था। और पैगंबर के बाद आपको सुल्तान का ही दूसरे स्थान आता है। ये बहुत निर्दयी शासक बोला जाता है बलबन, ये भी याद रखिएगा। 10 आंसर ये हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंटीन व्यवस्था, घोड़ा और दागों वाला व्यवस्था जो किया था, भारत के द्वितीय सिकंदर का जो सपना था इन्हीं का था कि भारत के हम सिकंदर बने, पूरा विजेता करें, लेकिन इनके दोस्त ने समझाया तो ये अपना वो त्याग दिए। और मोहम्मद बिन तुगलक तो आप जानते ही हैं, राजधानी परिवर्तन कारण, आपको सांकेतिक मुद्रा के कारण, ये बहुत सबसे, अगर पूछे ना कि मतलब कि सल्तनत काल में सबसे विद्वान कौन सा था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। विद्वान होते हुए भी इसका लक नहीं साथ देता था, ठीक, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कि संविधान का 52वां संविधान से संबंधित है। संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाते हैं। ये किससे संबंधित है? तो ये दल बदलू कानून जो था ना, दल बदलू, उससे संबंधित है, ठीक। 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दल बदल। ये कौन सी? तो 10वीं अनुसूची। ये भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था मुख्य में कि 10वीं अनुसूची से ये रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है कौन से। तो बख्तियारपुर, पटना, आरा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 है, और सबसे छोटा जो है ये NH 47A है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये किसने लिखा था? तो ये सब जब लिखे थे ना, तो ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, और फिर बाद में जाकर ये भी पाकिस्तान के समर्थन बन गए और पाकिस्तान के लिए समर्थन करने लगे कि पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन जब ये लिखे थे सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, ये कौन थे? तो सर मोहम्मद इकबाल, बस याद नाम रखिएगा। तो ये याद रखिएगा कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। पल्ली आंदोलन कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अशोक के प्रधान शिलालेख देखिए, यहाँ पर शिलालेख के बारे में पूछ रहा है। सबसे बड़ा शिलालेख, जो 13-14 जो बड़े शिलालेख हैं उसमें से सबसे बड़ा जो शिलालेख है इनका, शिलालेख ध्यान से रखिएगा, ये 13वां शिलालेख है। और 13वां शिलालेख में ही अशोक ने क्या किया है, तो उसमें धर्म प्रचार के लिए बोला है, उसमें ही कलिंग जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन दिया हुआ है, ये सब याद रखिएगा। और अगर ये पूछे कि सबसे बड़ा अभिलेख कौन है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख अगर पूछे तो भाब्रू जो अभिलेख था ये सबसे बड़ा अभिलेख था, लेकिन शिलालेख पूछे तो ये 13वां था। क्वेश्चन नंबर देखिए कि आपको सामान्य ज्ञान में जो दे रहा है ये आपको 15वां सेट है, 15वां सेट का और लास्ट सेट है इस बुक का। इसका आपको सामान्य ज्ञान में 1 से लेकर 15 तक लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं 15वां सेट को। तो आज धीरे धीरे हम लोग खत्म कर ही लिए। मेरा तबियत खराब होने के कारण भी मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर नहीं कराता तो बाद में आप लोग हम पर गुस्सा होंगे और बोलेंगे कि देखिए सर ने बोला था पूरा कराने के लिए, नहीं कराया, बीच में ही छोड़ दिया। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। अभी उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय जो है इसमें अभी न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो ये आपको कितना हो गया है? तो 34 हो चुका है, पहले आपको 31 था। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अरविंद बोबड़े है, ठीक, ये अभी मुख्य न्यायाधीश है, 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तो यहाँ से जितना क्वेश्चन बनाना चाहे बन सकता है, अगर आपके ऊपर है। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है उच्चतम न्यायालय का। अब यहाँ से ये पूछता है कि सबसे उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश, तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये जो थी ये थी कौन थी? यहाँ पर आपको लगाना है कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश, इनका नाम था मीरा साहिबा फातिमा बीबी, ठीक। और अगर लीला सेठ का नाम आता है तो लीला सेठ क्या थी भैया? लीला सेठ का भी तो नाम आता है। तो ये उच्च न्यायालय की जो थी क्या थी? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी
ठीक, ये याद रखिएगा। और अन्ना चंडी क्या थी? तो अन्ना चंडी जो थी ये आपको देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी। सत्र न्यायाधीश जो जिला में होता है सत्र न्यायाधीश थी अन्ना चंडी, जो कि केरल में बनी थी। ठीक, ये याद रखिएगा। इंदु मल्होत्रा क्या है? तो इंदु मल्होत्रा ऐसी हैं जो कि इस एक साल पहले ही अभी करंट में भी चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंदु मल्होत्रा ऐसी हैं जो कि वकील से डायरेक्ट क्या बन चुकी है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में इसके आपको कौन थे? तो आपको ये बताना है कि इसके जो प्रारूप बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप बोला जाता है। ठीक, तो इसके जो आपको चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, और इसके 6 अन्य सदस्य भी थे। 6 अन्य सदस्य भी थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी टोटल 7 सदस्य, जिसमें से आपको भीमराव अंबेडकर जो थे ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। भारत की हिमाद्री स्टेशन स्थित है, जो भारत के जो हिमाद्री स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। 2008 में यह स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जो बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 में किया गया था, ये किए थे यहाँ पर यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा किए थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ग्रेनाडा कैरेबियन सागर में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। ये एक द्वीपीय देश है कैरेबियन सागर का। कैरेबियन में बहुत छोटे छोटे देश स्थित है कैरेबियन सागर में, तो वहीं से पूछता है। और इसका जो राजधानी है ये सेंट जॉर्ज राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा वही भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। इसे 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ देता है। ठीक, तो ये कांगो नदी या जिसे जायरे नदी भी बोला जाता है अफ्रीका की। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखिएगा। अगर पूछे कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है तो नील हो जाएगी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन हो जाएगी। कांगो नदी क्या है? तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या भूमध्य रेखा को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, बड़ी पूछ रहा है न कि ऊंची पूछ रहा है, ये याद रखिएगा। तो एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज कहाँ गए? ये है। ठीक, और ये जो पड़ेगा ऐसे आप देखिएगा पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा? तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ऐसे देखिएगा, ऐसे ये है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर विश्व के सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो आपको माउंट एवरेस्ट याद ही है, इसे क्या बताना है। ठीक, अभी उसका कुछ लंबाई बढ़ा है, 0.28 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो पहले 8848 था, अब 8848.86 होगा। ठीक, 8848.86 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपको अभी उसका मापा गया है, नेपाल और आपको चाइना मिलकर मापा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो गया में हुआ था, ये कौन सा हुआ था? बिहार के गया में हुआ था। अधिवेशन गया बिहार में हुआ। तो ये जो हुआ था ये 1922 का अधिवेशन हुआ था। 8 के आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगर इसके अध्यक्ष पूछता है, क्योंकि बार बार पूछता है ये क्वेश्चन, बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो इसके अध्यक्ष इस समय थे कौन? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ये याद रखिएगा। आगे चलते। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्ति हुआ? परिनिर्वाण में इसके वो अपना देह त्याग दिए थे। तो परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था ये बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को? तो ये कुशीनगर में हुआ था, यूपी के कुशीनगर में, ये याद रखिएगा। 9 के आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ कि ये सबसे पहले कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी नेपाल में जन्मे थे। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, वाराणसी के नीचे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ था प्रीलिम्स एग्जाम में, जब 22 दिसंबर 2019 में एग्जाम दिए होंगे। प्रीलिम्स दरोगा वाला जो अभी मेंस हुआ था उसके 2019 में 22 दिसंबर को हुआ था, तो उसमें पूछा हुआ था कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिए जयदेव जी हैं। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया? तो इसे उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है, और ये एक जनजातीय विद्रोह था, और ये बिहार और झारखंड से संबंधित रखता है। और इसका सबसे बड़ा नाम जो था इनका, ये बिरसा मुंडा, ये याद रखिएगा। 12 के आंसर 3 हो जाएगा, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय जो गान है यहाँ पर, ये राष्ट्रीय गान है जो हमारा नेशनल जो राष्ट्रीय गान है। ठीक, ये सर्वप्रथम कब और कहाँ गया था? ठीक है, ये बताना है। सर्वप्रथम जो गाया गया था राष्ट्रीय गान सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, और ये जो गाया गया था ये 1911 में गाया गया था, ये याद रखिएगा। और ये दिसंबर 1911। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लगा लीजिएगा दिसंबर, आपको 1911 में 27 दिसंबर 1911 कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। राष्ट्रीय गान भी कोलकाता ही अधिवेशन में गाया गया था, और आपको याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम बंकिम चटर्जी द्वारा लिखा हुआ, वो भी आपको उससे पहले गाया गया था, 1896 में गाया गया था, तो वो भी आपको कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। तो ये याद रखिएगा। 13 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस संपत्ति पर ह्रास
नहीं लगाया जाता। जो हरा कर है ये नहीं लगाया जाता, किस संपत्ति पर नहीं लगाया जाता है, तो ये आपको चालन पर, माल पर नहीं लगाया जाता, चालन पर माल, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है। तलपट द्वारा अजीब अजीब क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है जो कि कभी आ ही नहीं सकता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसके बारे में पूरा मैं बताता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तलपट द्वारा, तो ये खातों बही में गलत राशि की खतौनी, ये नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन, आपको पूरा मैंने करा दिया, पूरा देख लीजिएगा। 1 से लेके आपको 11 से लेके आपको यहाँ तक, ये 15 तक था। इससे पहले मैंने कराया था 6 से लेके आपको 10 तक, और उससे पहले कराया था 1 से लेके 5 तक। तो टोटल भाग 1 मैं करा चुका हूँ। तबियत खराब हो जाने के कारण मैं अभी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ठीक होता हूँ फिर से मैं लगातार आपको वीडियो देने लगूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।